नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही जाने पहचानी चुनौती के बारे में, टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ, और इसके साथ अक्सर जुड़ा रहता है वो खराब टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल। खास तौर पर छात्रों के लिए ये एक बड़ी समस्या बन जाती है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। तो आज हमारे पास इसी विषय पर कुछ स्रोत सामग्री है जिसका हम आज गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। तो आज का हमारा मकसद या कह लें मिशन ये है कि इस चुनौती को बेहतर ढंग से समझे। ये असल में है क्या भला? लोग, खासकर छात्र, ऐसा करते क्यों हैं? इसे पहचाने कैसे? और सबसे जरूरी, इससे निपटने के क्या तरीके हो सकते हैं? बिल्कुल। चलिए, एक दिलचस्प आंकड़े से शुरू करते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के कुछ अध्ययनों का जिक्र है स्रोत सामग्री में। हाँ, APA 2019 वाले। हाँ, उनके मुताबिक 70% से ज्यादा छात्र मानते हैं कि वे नियमित रूप से काम टालते हैं। 70%, ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना? जी। और इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई और मानसिक सेहत दोनों पे पड़ता है। यकीनन। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं जरा। तो सबसे पहले ये टालमटोल और खराब समय प्रबंधन जैसा कि स्रोत बताते हैं, है क्या असल में? परिभाषा क्या है इसकी? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये आदतन कामों को टालने या मतलब आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति है, और ये जानते हुए भी कि भाई ऐसा करने से नुकसान हो सकता है। अच्छा, जानते हुए भी? हाँ, यही तो खास बात है। और नतीजा क्या होता है? असाइनमेंट अधूरे रह जाते हैं। इम्तिहान से ठीक पहले रात भर जागकर पढ़ना पड़ता है। हाँ, वो लास्ट मिनट वाली पढ़ाई। बिल्कुल, डेडलाइन निकल जाती हैं और मन में लगातार एक तनाव या अपराध बोध बना रहता है। अक्सर छात्र इसे ये कहकर टाल देते हैं कि अरे अभी मूड नहीं बन रहा, या बस 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। हाँ, सुना है ये। पर धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है जो अकादमिक प्रदर्शन और मानसिक शांति दोनों को खराब करती है। अच्छा, ये तो हुई परिभाषा। पर यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ आलस है या इसके पीछे और भी कुछ है? सामग्री इसे कई हिस्सों में दिखती है ना? बिल्कुल, ये सिर्फ आलस का मामला नहीं है। असल में इसके पीछे कई परतें हैं। रिसर्च इसे मुख्यतः 3 तरह के कारणों में बांटती है: मनोवैज्ञानिक, फिर संज्ञानात्मक व्यवहारिक और पर्यावरणीय। मनोवैज्ञानिक कारण मतलब मन से जुड़े हुए क्या होते हैं ये? हाँ, बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी है असफलता का डर। छात्रों को लगता है कि वे अच्छा नहीं कर पाएंगे या लोग क्या सोचेंगे, इसलिए वो काम शुरू करने से कतराते हैं। एक तरह का बचाव है ये। ओ, मतलब परफॉर्मेंस एंजाइटी। हाँ, कह सकते हैं। फिर आता है कम आत्म प्रभावकारिता, लो सेल्फ एफिकेसी। ये मनोवैज्ञानिक बंडूरा के सिद्धांत से जुड़ा है। मूल बात यह है कि अगर किसी को यकीन ही नहीं है कि वो कोई काम ढंग से कर सकता है, तो वो उसे शुरू करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। मतलब मुझसे नहीं हो पाएगा वाली सोच। बिल्कुल बिल्कुल वही। इसके अलावा पूर्णतावाद यानी परफेक्शनिज्म भी एक वजह है। परफेक्शनिज्म वो कैसे? ऐसे कि छात्र बिल्कुल सही समय या एकदम सही आइडिया का इंतजार करते रहते हैं और उस चक्कर में शुरुआत ही नहीं कर पाते। अच्छा, जब सब परफेक्ट होगा तब करूंगा वाला। हाँ, साथ ही भावनात्मक विनियमन में कठिनाई भी एक अहम पहलू है। इमोशनल डिसरेगुलेशन, मतलब पढ़ाई से जुड़ी बोरियत या झुंझलाहट या घबराहट जैसी भावनाओं को संभाल ना पाना और उनसे बचने के लिए फिर काम टाल देना। ओह, तो भावनाओं से बचने के लिए टालना। हाँ, और हाँ, आवेग नियंत्रण की कमी, पुअर इम्पल्स कंट्रोल, यानी लंबे समय के फायदों जैसे पढ़ाई पूरी करना, उन पर ध्यान देने के बजाय तुरंत मिलने वाले मजे जैसे सोशल मीडिया या गेमिंग, उनको चुन लेना। ये तो बहुत आम है आजकल। बिल्कुल। ये तो हुई मन की बातें, लेकिन आपने संज्ञानात्मक और व्यावहारिक कारणों का भी जिक्र किया जी। इसका क्या मतलब है? संज्ञानात्मक यानी सोच और समझ से जुड़े कारण, और व्यावहारिक यानी आदतों से जुड़े। इसमें सबसे आम है योजना और प्राथमिकता तय करने में कमी, प्लानिंग और प्रायोरिटाइजेशन की कमी। अच्छा। छात्र अक्सर बड़े काम को देखकर घबरा जाते हैं और उसे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ नहीं पाते। समझ गया। फिर एक तय दिनचर्या का न होना भी मुश्किल खड़ी करता है। अगर पढ़ने का कोई रूटीन ही नहीं है तो काम अक्सर टलता रहता है, अव्यवस्थित हो जाता है सब। और वो वाला एहसास क्या, अरे अभी तो बहुत टाइम है, वो भी इसी में आता है। हाँ, वो भी इसी में आता है। समय का गलत अनुमान लगाना, ओवर एस्टिमेटिंग अवेलेबल टाइम। छात्रों को लगता है कि काम जल्दी हो जाएगा या अभी काफी वक्त बाकी है, और फिर आखिरी मिनट पे हड़बड़ी मचती है, पैनिक होता है। हाँ, होता है। एक और अहम बात है कार्य से बचना, टास्क अवर्जन।
मतलब जो विषय उबाऊ या मुश्किल लगते हैं उनसे दूर भागने की प्रवृत्ति। अच्छा। यहाँ मनोवैज्ञानिक अजीज कन का नियोजित व्यवहार का सिद्धांत भी प्रासंगिक है। वो ये बताता है कि किसी काम को करने का हमारा इरादा और हमें कितना लगता है कि वो हमारे कंट्रोल में है, ये दोनों बातें सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं कि हम उसे टालेंगे या नहीं। दिलचस्प है। और तीसरा कारण आपने बताया पर्यावरणीय, यानी हमारे आसपास का माहौल। बिल्कुल। आज के दौर में डिजिटल विकर्षण शायद सबसे बड़ा पर्यावरणीय कारण है। ओ हाँ, फोन। हाँ, फोन पर लगातार आते नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, गेम्स, ये ध्यान भटकाने के लिए काफी हैं, बहुत ज्यादा। सही बात है। इसके अलावा जवाबदेही की कमी भी एक भूमिका निभाती है। अकाउंटेबिलिटी की कमी। अगर माता पिता या शिक्षकों की तरफ से कोई मॉनिटरिंग या पूछने वाला ना हो तो भी टालमटोल बढ़ सकती है। और एक और चीज है अति प्रतिबद्धता, ओवर कमिटमेंट, यानी बिना सोचे समझे बहुत सारी गतिविधियों में हिस्सा ले लेना और फिर किसी के लिए भी ठीक से समय न निकाल पाना। सब कुछ करने की कोशिश में कुछ भी ढंग से नहीं हो पाता। कुल कॉम्प्लेक्स है ये। अब सवाल ये उठता है कि हम इसे पहचाने कैसे? मतलब छात्रों में या शिक्षकों की नजर से इसके लक्षण क्या होते हैं? कैसे पता चले कि कोई टालमटोल कर रहा है? हाँ, लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है ताकि सही मदद मिल सके। अगर छात्रों के नजरिए से देखें तो सबसे पहला संकेत है काम को बार बार आगे बढ़ाना, प्रोक्रेस्टिनेटिंग। डेडलाइन पास आने पर चिंता बढ़ना, लेकिन फिर भी काम शुरू न कर पाना। एक अजीब सी जड़ता महसूस होना। हाँ, वो फीलिंग जानता हूँ। अक्सर छात्र जरूरी काम छोड़कर छोटे मोटे कम जरूरी कामों में ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं, जैसे अचानक से कमरा साफ करने लगना या YouTube देखने लगना। हाँ, या पुरानी ईमेल चेक करना, कुछ भी बस असली काम ना करना पड़े। और हाँ, अपनी देरी को सही ठहराने की कोशिश करना, जैसे ये कहना कि मैं प्रेशर में अच्छा काम करता हूँ। हाँ, ये प्रेशर में अच्छा काम करता हूँ वाली बात तो काफी सुनी है। बिल्कुल। शोध जैसे कि पाइकल ऑफ फ्लेट का काम इसे भावनात्मक बचाव कहता है। मतलब छात्र काम से जुड़ी नकारात्मक भावनाओं जैसे बोरियत या डर, उनसे बचने के लिए उसे टालते हैं। ओके। और शिक्षकों को क्या नजर आता है? टीचर्स कैसे पहचानते हैं? शिक्षकों के नजरिए से वे देखते हैं कि छात्र बार बार असाइनमेंट देर से जमा कर रहे हैं, लेट सबमिशन बहुत होता है, अच्छा। क्लास टेस्ट या डिस्कशन के लिए तैयार होकर नहीं आते, इम्तिहान के वक्त उनमें तनाव या थकान साफ दिखती है। काबिलियत होने के बावजूद उनकी प्रगति में एकरूपता नहीं होती। मतलब कभी अच्छा कर लिया, कभी बिल्कुल नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं होती। राइट। और अक्सर वे अधूरे काम के लिए अजीब अजीब से बहाने बनाते हैं। तो ये सब लक्षण दिखने पर समझ जाना चाहिए कि मामला सिर्फ आलस से ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। लेकिन इसका असर क्या होता है? मतलब सिर्फ ग्रेड्स पर ही असर पड़ता है या और भी कुछ? इसके परिणाम क्या होते हैं? असर काफी व्यापक हो सकता है और सिर्फ ग्रेड्स तक सीमित नहीं है। स्रोत सामग्री इसे कई हिस्सों में बांटकर बताती है। पहला तो है शैक्षणिक असर, जो सबसे सीधा है। हाँ, वो तो है। सीखने की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है, ग्रेड कम आते हैं, डेडलाइंस छूट जाती हैं और प्रदर्शन में लगातार उतार चढ़ाव बना रहता है। ठीक है। फिर आता है भावनात्मक असर, और ये भी बहुत गंभीर है। लगातार अपराध बोध, तनाव, चिंता बनी रहती है। इससे धीरे धीरे आत्मसम्मान कम होने लगता है, सेल्फ स्टीम घटता है और ये एक दुष्चक्र बन जाता है। बुरा महसूस करने पर और टालना, और टालने पर और बुरा महसूस करना। ये तो खतरनाक साइकिल है। बिल्कुल। फिर है व्यवहारिक असर। छात्र अक्सर आखिरी मिनट में रट्टा मारने, क्रैमिंग पर निर्भर हो जाते हैं, जो असल सीखने का तरीका नहीं है, है ना? हाँ, बस इम्तिहान पास करने जैसा है। सही। नींद का पैटर्न बिगड़ जाता है, जिसका असर सेहत और एकाग्रता दोनों पर पड़ता है। ये भी है। चौथा असर है सामाजिक। शिक्षकों के साथ रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं। बार बार देर करने से साथियों के बीच भी दबाव महसूस होता है, खासकर जब दूसरे अपना काम समय पर पूरा कर रहे हों। हाँ, तुलना होने लगती है। हाँ, और पांचवा दीर्घकालिक असर, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, और ये शायद सबसे चिंता की बात है। वो क्या है? लगातार टालमटोल करने से एक निष्क्रिय बचाव वाली मानसिकता बन सकती है, पैसिव अवॉइडेंट माइंडसेट, यानी मुश्किलों से भागने की आदत। हाँ, ये आदत आगे चलकर करियर बनाने और जीवन में अनुशासन लाने में भी रुकावट डाल सकती है। जैसा कि शोधकर्ता स्टील ने कहा था, ये महत्वपूर्ण कामों को जानबूझकर टालना है, ये जानते हुए भी कि टालने से हालत और बिगड़ेगी। बाप रे,
ये तो काफी गंभीर परिणाम है, खासकर वो लंबे समय वाले असर को सोचकर। हाँ, लेकिन जैसे कि आपने शुरू में कहा था, अच्छी खबर यह है कि इससे निपटा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में कई व्यवहारिक समाधान भी दिए गए हैं। अब उन पर बात करते हैं, क्या किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। और महत्वपूर्ण बात यह है कि समाधान मौजूद हैं और वो कई स्तरों पर काम करते हैं। हम इन्हें मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, सोच और भावनाओं को संभालने के तरीके। ओके, दूसरा, योजना और काम करने के तरीके, मतलब बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज। ठीक है। और तीसरा, अपने माहौल और जीवन शैली में बदलाव। चलिए, तो पहले वाले से शुरू करते हैं, सोच और भावना वाले तरीके। इसमें क्या है? इसमें सबसे पहला कदम है पैटर्न को पहचानना और स्वीकार करना। ये समझना कि आप कब, क्यों और कैसे टालते हैं। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। खुद को जानना। हाँ। फिर आता है आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन। खुद को कोसने के बजाय ये समझना कि ऐसा क्यों हो रहा है और खुद के प्रति थोड़ी नरमी बरतना। गलती हो गई, ठीक है, अब आगे कैसे बढ़ें। ये जरूरी है। हाँ, अक्सर लोग खुद को बहुत कोसते हैं। बिल्कुल। एक और शक्तिशाली तकनीक है नकारात्मक विचारों को बदलना, रीफ्रेमिंग नेगेटिव थॉट्स। जैसे, ये एकदम सही होना चाहिए के बजाय मैं कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कितना आगे बढ़ पाता हूँ, इस पर ध्यान देना। परफेक्ट के बजाय प्रोग्रेस पर फोकस। जैसे परफेक्ट नहीं हुआ पर कुछ तो हुआ वाली सोच। बिल्कुल, छोटी जीत को सराहें। इसके अलावा सफलता की कल्पना करना भी मदद करता है। सोचिए कि काम पूरा होने पर कितना अच्छा महसूस होगा। वो फीलिंग मोटिवेट कर सकती है। अच्छा। माइंडफुलनेस का अभ्यास, जैसे पढ़ने बैठने से पहले कुछ गहरी सांसें लेना, मन को शांत करने और फोकस बढ़ाने में मदद कर सकता है। और एक बहुत ही लोकप्रिय तकनीक है पोमोडोरो तकनीक। हाँ, ये मैंने सुना है, वो 25 मिनट काम 5 मिनट ब्रेक वाला। वही, बिल्कुल वही। यानी 25 मिनट बिना किसी भटकाव के पूरी तरह फोकस से काम करना और फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेना। ऐसे 3-4 सेशन के बाद एक लंबा ब्रेक। ये लय बनाने और काम को कम भारी महसूस कराने में मदद करता है। ये ट्राई करने लायक है। जरूर। साथ ही प्रगति पर नजर रखना भी जरूरी है। एक डायरी या जर्नल में लिखें कि आपने क्या पूरा किया। इससे हौसला बढ़ता है, दिखता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। ये तो हुई दिमागी और भावनात्मक कसरत। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, योजना और काम करने के तरीके। इसमें क्या सुझाव है? प्रैक्टिकल स्टेप्स। हाँ, यहाँ कई व्यावहारिक रणनीतियां हैं। एक है छोटी शुरुआत करना, स्टार्ट स्मॉल। अगर कोई काम बहुत बड़ा लग रहा है तो बस तय करें कि आप सिर्फ 10 मिनट उस पर काम करेंगे, सिर्फ 10 मिनट। सिर्फ 10 मिनट? हाँ, अक्सर शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल होता है। एक बार शुरू हो जाए तो मोमेंटम बन जाता है। एक और मजेदार नियम है 2 मिनट नियम। ये डेविड एलन की GTD मेथोडोलॉजी से है। अच्छा, क्या है ये? नियम ये है कि अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम समय में हो सकता है तो उसे तुरंत कर डालें, टाले नहीं। जैसे ईमेल का जवाब देना या बिस्तर ठीक करना। हाँ, ऐसे छोटे काम। इससे वो लिस्ट में जमा नहीं होते और दिमाग में बोझ नहीं बनते। सही है। और बड़े कामों के लिए? बड़े कामों के लिए सबसे जरूरी है उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। ब्रेक डाउन लार्ज टास्क्स। एक बड़े असाइनमेंट को कई छोटे छोटे मैनेजेबल कदमों में बांट लें, फिर एक एक करके निपटाएं। इससे काम उतना डरावना नहीं लगता होगा। बिल्कुल। लक्ष्य तय करते वक्त स्मार्ट तरीका अपनाना फायदेमंद है। स्मार्ट, SMART। हाँ, यानी लक्ष्य स्पेसिफिक, स्पष्ट, मेजरेबल, मापने वाला, अचीवेबल, हासिल करने लायक, रेलेवेंट संबंधित और टाइम बाउंड, समय सीमा के साथ होने चाहिए। ऐसे लक्ष्य ज्यादा प्रभावी होते हैं। अच्छा, ये अच्छा फ्रेमवर्क है। और समय का प्रबंधन कैसे करें? टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या है? समय प्रबंधन के लिए टाइम ब्लॉकिंग एक कारगर तकनीक है। टाइम ब्लॉकिंग मतलब? अपने कैलेंडर में पढ़ाई, मनोरंजन, आराम सबके लिए निश्चित समय स्लॉट तय करें। जैसे सुबह 10 से 12 बजे तक सिर्फ पढ़ाई, फिर ब्रेक। ओके। कामों की प्राथमिकता तय करना भी जरूरी है, प्रायोरिटाइजेशन। इसके लिए आइजनहावर मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कामों को अर्जेंट, इम्पोर्टेंट, जरूरी, महत्वपूर्ण के आधार पर 4 हिस्सों में बांटना और तय करना कि पहले क्या करना है, क्या बाद में, क्या डेलीगेट करना है और क्या छोड़ना है। ये सुना है मैंने, अर्जेंट इम्पोर्टेंट वाला। हाँ, रोज टू डू लिस्ट बनाना भी मदद करता है, लेकिन रियलिस्टिक लिस्ट। रियलिस्टिक, हाँ, ये जरूरी है। और मल्टीटास्किंग से बचना,
एक समय में एक काम पर फोकस करना ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। ये मैं भी मानता हूँ। और हाँ, काम पूरा होने पर खुद को छोटा मोटा इनाम देना न भूलें। रिवॉर्ड योरसेल्फ। हाँ, ये तो बनता है। इससे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है। ये तो काफी सारे एक्शन लेने वाले कदम हो गए। अब तीसरे पहलू पर आते हैं, माहौल और जीवन शैली में बदलाव। इसमें क्या कर सकते हैं? एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट्स? इसमें भी कुछ जरूरी बातें हैं। सबसे पहले, एक निश्चित पढ़ने की जगह बनाएं। एक डेडिकेटेड स्टडी स्पेस। एक शांत, साफ सुथरी जगह जहां आप सिर्फ पढ़ाई करें, ताकि आपका दिमाग उस जगह को फोकस से जोड़ सके। बिस्तर पर पढ़ाई करना अक्सर काम नहीं करता। हाँ, वो तो नींद आने लगती है। बिल्कुल। फिर डिजिटल विकर्षण कम करें। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। पढ़ाई के समय फोन के नोटिफिकेशन बंद रखें या फोन को किसी दूसरे कमरे में रख दें। डिजिटल मुक्त घंटे तय करना भी अच्छा विचार है। डिजिटल डिटॉक्स जैसा? कुछ वैसा ही। और सोने जागने का रूटीन, इसका क्या बोल है? बहुत महत्वपूर्ण। नियमित नींद का पैटर्न बनाएं। एक फिक्स्ड स्लीप शेड्यूल। पूरी नींद लेने से एकाग्रता और इच्छा शक्ति यानी विल पावर दोनों बेहतर होती हैं। थके हुए दिमाग के लिए टालमटोल करना आसान होता है। सही बात। प्लानर और कैलेंडर का इस्तेमाल करें अपनी सभी डेडलाइंस और कामों को ट्रैक करने के लिए, चाहे वो डिजिटल हो या फिजिकल। एक जवाबदेही पार्टनर ढूंढना भी कमाल कर सकता है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। मतलब कोई दोस्त? हाँ, कोई दोस्त या मेंटर जिसके साथ आप अपने लक्ष्य साझा करें और जो आपसे आपकी प्रगति के बारे में नियमित रूप से पूछे। थोड़ा बाहरी दबाव मदद करता है। ये अच्छा आइडिया। आजकल कई उत्पादकता ऐप्स भी मौजूद हैं जो मदद कर सकती हैं। जैसे फॉरेस्ट ऐप है जो आपको फोन इस्तेमाल न करने पर पेड़ उगाने देता है। फोकस टू डू, पोमोडोरो टाइमर और टास्क मैनेजमेंट को जोड़ता है। नोशन नोट्स और प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे कई ऑप्शंस हैं। ये ऐप्स वाला सुझाव अच्छा है। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। और क्या? साप्ताहिक समीक्षा करें, वीकली रिफ्लेक्शन। हर हफ्ते के अंत में थोड़ा समय निकाल कर देखें कि क्या कारगर रहा, क्या नहीं, और अगले हफ्ते के लिए क्या सुधार कर सकते हैं। खुद से सीखना। हाँ, याद रखें, अनुशासन धीरे धीरे बनता है, इसलिए स्थिरता पर ध्यान दें। रोज थोड़ा थोड़ा करें। कंसिस्टेंसी इज की। पढ़ाई और आराम में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है ताकि बर्नआउट न हो। लगातार काम करना भी प्रोडक्टिव नहीं होता और लंबे समय के लक्ष्यों को हासिल करने पर खुद को बड़ा इनाम दें। सेलिब्रेट योर सक्सेस। वाह, ये तो वाकई एक पूरी रणनीति है, एक पूरा टूल किट जैसा लग रहा है। ऐसा लगता है कि कोई एक जादुई गोली नहीं है, बल्कि कई छोटे छोटे बदलाव मिलकर बड़ा असर डालते हैं। बिल्कुल, यही बात है। स्रोत में कुछ टूल्स यानी उपकरणों का भी जिक्र था, शायद आपने इशारा किया था। हाँ, बिल्कुल। सामग्री में कुछ ऐसे व्यवहारिक उपकरणों का जिक्र है जो इन रणनीतियों को लागू करने में मदद कर सकते हैं। मतलब थ्योरी को प्रैक्टिस में लाने के लिए। अच्छा। जैसे एक कार्य प्रारंभ चार्ट, टास्क इनिशिएशन चार्ट है जो बड़े काम को छोटे मैनेजेबल कदमों में तोड़ने में मदद करता है, जैसा हमने डिस्कस किया। एक समय लेखा परीक्षा अभ्यास, टाइम ऑडिट एक्सरसाइज। हाँ, टाइम ऑडिट वो क्या होता है? इसमें आप कुछ दिनों तक ट्रैक करते हैं कि आपका समय असल में जा कहाँ रहा है। इससे आपको पता चलता है कि आप कहाँ बेवजह वक्त गवा रहे हैं, जैसे वो डिजिटल विकर्षण जिनकी हमने बात की। ओहो, ये तो आंखें खोलने वाला हो सकता है। हाँ, फिर आत्म मूल्यांकन वर्कशीट है। अपने टालमटोल के पैटर्न और ट्रिगर्स को समझने के लिए आप कब और क्यों टालते हैं। दैनिक योजनाकार टेम्पलेट, टाइम ब्लॉकिंग और टू डू लिस्ट बनाने के लिए स्ट्रक्चर देता है। और चिंतन अभ्यास, रिफ्लेक्शन एक्सरसाइजेज, अपनी भावनाओं और विचारों को समझने के लिए जो टालमटोल का कारण बन रहे हैं। तो ये सारे टूल्स एक तरह से सेल्फ हेल्प गाइड जैसे हैं? हाँ, कह सकते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एक्शन लेने के ठोस तरीके देते हैं। ये रणनीतियों को लागू करने में मदद करते हैं। समझ गया। तो कुल मिलाकर टालमटोल को सिर्फ एक बुरी आदत कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। ये हमारे विचारों, हमारी भावनाओं, हमारी आदतों और हमारे माहौल के बीच एक जटिल तालमेल या कह लें गड़बड़ी का नतीजा है। हाँ, सबसे दिलचस्प बात यह है कि बदलाव की नींव आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन और आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस पर रखी गई है। ये उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से जुड़ता है जिनका हमने जिक्र किया, जैसे बंडूरा का सिद्धांत। मुद्दा सिर्फ खुद को जबरदस्ती काम पर लगाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हम टाल क्यों रहे हैं और फिर उस वजह से निपटने के लिए सही औजार चुनना है। ये ज्यादा टिकाऊ तरीका है।
लॉन्ग लास्टिंग चेंज। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। सिर्फ विल पावर पर निर्भर रहना काफी नहीं है, समझना भी जरूरी है। हाँ, तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। जरूर। अगर टाल मटोल अक्सर किसी काम से जुड़ी नकारात्मक भावनाओं जैसे डर, बोरियत, कंफ्यूजन, इनसे बचने का तरीका है, तो क्या हम जानबूझकर किसी काम को सिर्फ शुरू करने के साथ कोई छोटी सी सकारात्मक भावना जोड़ सकते हैं? दिलचस्प सवाल है। काम पूरा हो या ना हो, पर सिर्फ वो पहला कदम उठाने की उस छोटी सी जीत को कैसे महसूस किया जाए और शायद मनाया जाए, इस पर विचार किया जा सकता है।